एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चैप्टर 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चैप्टर 3 किस बारे में बात करता है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके पहले हम देख चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है और छोटे छोटे जो डेफिनेशंस होते हैं, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी उसका, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली सिर्फ इस चैप्टर के बारे में जो एक सेल के बारे में बात करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो हमने अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी तो सेल होते हुए देखा ही है, चाहे वो एक प्लॉट का हो या फिर वो किसी घर का हो, कोई फ्लैट हो उसका हो। तो सेल क्या होती है? जहां पर एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। वो प्रॉपर्टी एक प्लॉट ऑफ लैंड भी हो सकती है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वो लैंड भी हो सकती है, वो हाउस भी हो सकता है। तो जहां पर वन पर्सन से अदर पर्सन के पास जा रही है एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के बदले क्या मिल रहा है? एक कंसिडरेशन। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये एक प्लॉट है। ठीक है, मेरे पास हालांकि ये पेन है, बट हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये एक प्लॉट है। मेरी एक्स के साथ एक डील होती है कि मैं ये प्लॉट तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूँ। एक्स मुझे बदले में देता है 1 लाख रुपए इस प्लॉट के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल हो गया कि मैंने ये चीज उसे दे दी। इस प्लॉट की ओनरशिप मैंने एक्स को दे दी और एक्स ने बदले में मुझे दिए कंसिडरेशन, मतलब कि मनी। सेल क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ मनी। नाउ अभी हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 54। ठीक है, सेक्शन नंबर 54 बात करता है अबाउट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड सेल के लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं? तो नंबर 1, ऑब्वियस सी बात है, पार्टीज होनी चाहिए। एक सेल के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए, बायर और एक सेलर। एक वो व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाहता है और एक दूसरा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तभी सेल कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी बात, जी ठीक है, पार्टीज तो हमारे पास हो गई, बट वो किसका ट्रांसफर कर रहे हैं? वो एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का होना भी बहुत जरूरी है, एंड वो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एग्जिस्टेंस में है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपना एक घर बेचना चाहती हूँ किसी को, वो घर अभी बना हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा दैट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस। बट अगर मैं किसी से कहती हूँ कि यार अभी तो मेरा घर बना नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर में एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और फिर मैं कुछ साल उसमें रहूंगा और फिर वो घर मैं तुझे बेच दूंगा, तो अभी तो वो प्रॉपर्टी खुद ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो क्या मैं किसी को सेल कर सकती हूँ प्रॉपर्टी? नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो इन फ्यूचर जो हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है या हमारे पास आने वाली है, उसको हम सेल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक घर है और उसमें 3 भाई हैं और तीनों का उसमें हिस्सा है। अभी पार्टीशन या कुछ भी हुआ नहीं है, बट हाँ आगे जाके हो सकता है कि हो। तो जो एक भाई है वो क्या करता है? अपना हिस्सा पहले से ही सेल कर देता है, बेच देता है। पर क्या वो प्रॉपर्टी अभी उसके पास थी? अभी तो बंटवारा भी नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी उसके पास थी ही नहीं, वो तो उनके फादर के पास थी। तो क्या वो उसे बेच सकते हैं? नहीं। तो वो व्यक्ति उस वक्त ये नहीं कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी आगे जाके तो मुझे मिलने ही वाली है। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं बेचने की, वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। हम फ्यूचर प्रॉपर्टी यहाँ पर कभी भी सेल नहीं करते हैं। देन द थर्ड थिंग इज कंसिडरेशन। ठीक है, तो जहां पर भी सेल होगा ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रही हूँ, वहां पे कंसिडरेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सेल में कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो बन जाएगा गिफ्ट। अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, सपोज मैं ये पेन किसी को दे रही हूँ और उसके बदले वो व्यक्ति मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो वो क्या हुआ कि मैंने उसे ये पेन गिफ्ट में दे दिया, है ना? तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल। बट मैं आपको वापस रिमाइंड कर देती हूँ कि जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये पेन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। देन ओके, जब हम कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि कंसिडरेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि मैंने अपना घर किसी को दिया, उसने बदले में मुझे पैसे दिए। बट ये जो कंसिडरेशन है ना, जरूरी नहीं है कि वो पूरे पैसे मुझे उस वक्त दे। अगर सपोज हमारे 50 लाख की डील हुई है, वो 25 लाख मुझे दे देता है और कहता है कि जब तुम मुझे इस घर का पोजेशन दे दोगे उसके बाद बाकी के 25 लाख भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये क्या हो गया? पार्ट परफॉर्मेंस हो गया, तो ये भी चलेगा। ठीक है, ये होने से भी सेल वैलिड है। ऐसा नहीं बोल सकते हो
हो आप कि 25 लाख ही तो दिए हैं, 25 तो बाद में देने थे, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं हुई है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ये एक वैलिड सेल होती है जब कंसिडरेशन या तो आपने पूरी पे कर दी है, या आपने पे करने का प्रॉमिस किया है, या आपने पार्टली पे किया है। एंड लास्टली जो फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि ट्रांसफर इज मेड एज पर दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। कि सपोज करिए कि कोई एक प्रॉपर्टी थी जिसकी सेल होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, तो अगर वो रजिस्टर नहीं की गई है तो वो वैलिड सेल नहीं होगी। ठीक है, तो ये चार जो है वो बेसिक मेन एलिमेंट्स हैं एक वैलिड सेल के। अब हम आगे जाके इन डिटेल्स इनको डिस्कस करते हैं। सो पहला एलिमेंट था हमारा कि एक सेल में क्या होनी चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए। तो उन पार्टीज का नाम क्या होगा, बायर एंड सेलर। जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफरर, और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, परचेजर है, वो हमारा बन जाएगा ट्रांसफरी। अब ये जो बायर और सेलर होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो एक इंसान ही हो, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही हो, ये जरूरी नहीं है। एक जूरिस्टिक पर्सन, मतलब एक कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो, फर्म हो, वो भी एक प्रॉपर्टी को बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक कॉम्पिटेंट पार्टी होते हैं सेल के। तो अब ये टर्म आ ही गया है कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, तो अब हम देख ही लेते हैं कि एक कॉम्पिटेंट पार्टी कौन है सेल के लिए। ठीक है, सो अगर हम सेलर की बात करें, मतलब कि वो इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो वो सेलर साउंड माइंड का होना चाहिए। वो सेलर मेजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए। तो द सेलर शुड बी ऑफ साउंड माइंड, द सेलर शुड बी अ मेजर, एंड ही शैल हैव द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि उसके उसके पास फ्यूचर में जाके एक प्रॉपर्टी आने वाली थी, कि वो एक घर में रह रहा है, उसे पता है कि कुछ दिनों बाद बंटवारा हो जाएगा, प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, बट जब तक वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली है तब तक क्या उसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी को बेचने का, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए एक सेलर के पास राइट भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को बेचने का। ठीक है, एंड तो चौथी बात ये कि सेलर जो है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर भी होना चाहिए। अरे अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रही हूँ कोई, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मैं उसकी ओनर हूँ तभी तो मैं उसको बेच सकती हूँ। सपोज मैं एक घर में रह रही हूँ रेंट पे, और वो घर मेरा नहीं है, मैं वहां पर सिर्फ एक एज अ टेनेंट रह रही हूँ, तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकती हूँ, मैं नहीं सेल कर सकती हूँ उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसीलिए सेलर का ओनर होना जरूरी है एक प्रॉपर्टी का उसे सेल करने के लिए। एंड लास्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। कैसे, कि सपोज एक घर है, हमने पढ़ा था कि लैंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अपॉन द लैंड, अबव द लैंड, बिलो द लैंड, सब कुछ ही एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सपोज मेरा एक घर है और मैं अपने घर के जो ऊपर का जो स्पेस है ना, उसको मैं बेचना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो घर तो मेरा है, मैं उसकी ओनर हूँ, पर हमें ये भी पता है कि जो मेरे घर का ऊपर का स्पेस है ना, या फिर जो एरिया ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमारा बेसिकली, क्या मैं उसको बेच सकती हूँ? नहीं, वो ट्रांसफरेबल ही नहीं है। तो मैं कैसे बेच सकती हूँ, हालांकि वो घर मेरा है और हमें ये भी पता है कि एक घर के नीचे का जो पार्ट होगा वो भी मेरा है, ओनर का है, और ऊपर वाला पार्ट है वो भी ओनर का है, बट क्या स्पेस जो होती है, क्या उसे मैं किसी को बेच सकती हूँ? नहीं, वो ट्रांसफरेबल ही नहीं है। इसीलिए सेलर तो बेच सकता है, सेलर उसका ओनर भी हो सकता है, बट वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए सेल वैलिड होने के लिए। अब हम देख लेते हैं एक कॉम्पिटेंट परचेजर कौन होता है, कॉम्पिटेंट बायर कौन होता है। तो परचेजर या बायर जो होता है ना, मतलब ट्रांसफरी जो होता है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक माइनर भी। हमने देखा कि बेच प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ एक मेजर ही सकता है, बट जब प्रॉपर्टी को वो बेच रहा है ना, तो जिसको वो बेच रहा है वो एक माइनर भी हो सकता है। बस हमें इतना देखना है कि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बायर एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि डिसक्वालिफाइड है बाय लॉ to purchase the property. That is all about a competent party to a sale. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज अ प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टी का हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक माइनर से मिस्टेक हुई है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय सेल्स ऑफ गुड एक्ट लिखा है, बट ये होगा सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के बारे में बात करते हैं तो वो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, बट अगर हम सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो वो आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो ये नोट्स में जो मैंने इमूवेबल लिखा है ना, इसकी जगह आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम क्योंकि सेल में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। इसका मतलब क्या,
कि एक तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकली वो प्रेजेंट है, जैसे कि कोई घर हो गया, कोई लैंड हो गया, कोई गार्डन हो गया, एक्सेट्रा। बट दूसरी होती है एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जैसे कि राइट टू कलेक्ट रेंट, राइट टू फिशरी, एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, एक्सेट्रा। मेरी जो फिश पकड़ने की राइट है, क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो फिजिकली, क्या वो प्रेजेंट है? वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट हमें पता है कि वो है, हमारी एक राइट है। तो वैसे ही राइट्स को बोलते हैं इंटेंजिबल राइट, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट इट इज अ राइट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकती है। ठीक है, तो कैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आती है सेल के लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हो सकता है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल के वक्त एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमने बात की वो था कंसिडरेशन, कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है तो उसमें कंसिडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैंने अपना प्रॉपर्टी किसी को दिया तो वो बदले में मुझे पैसा मिलना चाहिए। वो पैसा कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, डीडी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट हाँ मनी कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, वो प्राइस हो सकता है कि वो मुझे आधा पैसा पहले दे, आधा पैसा बाद में दे, वो किसी तरीके से दे, वो उससे मतलब नहीं है। बट जब भी कोई सेल हो रही है ना, कि सपोज मेरे और किसी एक व्यक्ति के बीच में बात हुई कि मैं उसे अपना घर बेचूंगी, वो मुझसे अपना घर खरीदेगा। अगर उस कॉन्वर्सेशन में कहीं पर भी पैसे की बात नहीं हो रही है ना, कि हाँ मैं तुम्हें बेच रही हूँ, तुम मुझसे खरीद रहे हो, इतने पैसे में मैं तुम्हें बेचूंगी, इतने पैसे तुम मुझे इस दिन दोगे, अगर इन सब चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है तो वो सेल वैलिड नहीं होगी। बिकॉज जहां पर कंसिडरेशन नहीं है वहां पे ऐसी चीजों का ट्रांसफर होना, किसी भी घर का या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना क्या बन जाता है? एक गिफ्ट बन जाता है। इसीलिए वैलिड सेल के लिए जरूरी है कि कंसिडरेशन हो उसमें। ठीक है, और वो कंसिडरेशन मेंशन्ड हो जब भी कोई सेल डीड हो रही है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे बीच में, तो उसमें बात होनी चाहिए उस पैसे की कि तुम मुझे इतने रुपए दोगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन पार्ट। हाँ, और कंसिडरेशन में एक छोटी सी बात और ये आती है कि सपोज करिए कि कोई एक घर है जो 10 लाख का है, बट मुझे सपोज कि बहुत जरूरत पड़ गई पैसों की, तो कोई मुझे 8 लाख देने को रेडी था उस वक्त मुझे बहुत जरूरत थी। ठीक है, तो कोई मुझे 8 लाख देने के लिए रेडी था, तो मैंने उसे 8 लाख में बेच दिया। तो क्या ये वैलिड सेल नहीं है? ये बिल्कुल वैलिड सेल है। इवन दो कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू से कम है, मार्केट वैल्यू 10 लाख थी बट मुझे मिले 8 लाख, बट क्योंकि मेरी वो जरूरत थी, है ना। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर थोड़ी सी वैल्यू कम है इसका मतलब वो वैलिड सेल नहीं है, बट वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक सपोज एक कॉलोनी थी, उसमें जितने भी घर थे ना वो करोड़ों में थे, सपोज करिए 5 करोड़। ठीक है, जितने भी घर थे वो 5 करोड़ के थे। अब एक पर्सन होता है, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, बट उसके पास पैसे नहीं होते खरीदने के। तो वो क्या करता है ना, वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज करने लगता है, इलीगल नहीं मतलब हॉन्टेड एक्टिविटीज करने लगता है। क्या करता है कि रात को प्रोजेक्टर वोजेक्टर लगा के वहां पे लोगों को आसपास में डरा देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये तो हॉन्टेड है। उससे क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। अब जो उसका ओनर होता है ना, उसको उसे बेचना है प्रॉपर्टी को, बट उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। तो फिर वो ओनर क्या करता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है ना, जो वो हॉन्टेड एक्टिविटीज कर रहा था ताकि वो उसका प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो कम हो जाए, वो जाके उसे कहता है कि देखो भैया वैसे तो ये 5 करोड़ की है बट ये हॉन्टेड है, तो अब और तो इसे कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को तुम मुझे 50 लाख में बेच दो। अब होता क्या है कि ओनर को लगता है कि चलो एक तो कोई तो मिल रहा है, क्या पता आगे जाके कोई भी ना मिले खरीदने वाला, तो वो उस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड या कोवर्जन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्रेजेंट है। तो अगर वो जाकर उस चीज को कोर्ट में जाके बोलते हैं तो ये जो सेल है वो इनवैलिड भी घोषित कर दी जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंसिडरेशन थोड़ा बहुत अगर मार्केट प्राइस से कम हो तो वो सेल वैलिड होती है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वहां पर हमें लगने लगता है कि हाँ कोई फ्रॉड है या फिर कोई कोवर्जन या फिर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन पार्ट। अब हम चौथे मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट में आते हैं एक सेल के, जो होता है मोड ऑफ ट्रांसफर, की एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है। तो देखो जब भी कोई सेल होती है ना, तो वो दो तरीके की हो सकती है। या तो वो सेल में क्या हुआ कि मैंने किसी से कहा कि मैं तुम्हें ये चीज बेच रही हूँ और फिर मैं उसे उस चीज का
पोजेशन दे दूं तो वो भी हो जाता है कि चलो ठीक है, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। या फिर कई बारी जरूरी होता है कि हम उस सेल का रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। तो जिस भी चीज को करने के लिए, जिस भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए जो मोड जरूरी होना वो करना जरूरी है। सपोज अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड है जिसको अगर मैं बेच रही हूँ और उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो सेल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि डिलीवरी पोजीशन और रजिस्ट्रेशन हम किस किस सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं। तो जहां पर भी कोई भी एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, तो जहां पर भी एक टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम है, वहां पर सेल कब कंप्लीट होगी? जैसे ही मैंने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया किसी को, तुरंत ही वो सेल कंप्लीट हो जाएगी। वहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ओरली ही काम चल जाता है। मैंने कहा कि लो आज से प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये जब पकड़ो चाबी, ठीक है। बट वो वैल्यू 100 रुपए से कम की होनी चाहिए। तो इन सच सिचुएशन एक डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी सेल दिखाता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की है, तो वैसी हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो सेल वैलिड नहीं हो सकती है। सो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की है। सेल तभी कंप्लीट होगा जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, एक बेसिक जो एलिमेंट होता है ऑफ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं, हमने जब ये पूरा पढ़ा तो हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ा। एक तो होता है सेल, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। सेल क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये तुम खरीद लो घर मेरा, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसे अपना घर का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो वो हो गया सेल, कि उसने मुझे पैसे दिए, मैंने ओनरशिप दिए, ट्रांसफर हुआ, कंप्लीट। दैट इज ऑल अबाउट सेल। फिर एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो कैसे? हमारे बीच में जो डीड साइन हुई, ठीक है, मैं सेलर हूँ, वो बायर है, हमने एक पॉइंट पे आकर के कि हाँ मैं तुम्हें इतने रुपए में बेचूंगी, उसने कहा ठीक है मैं आपसे इतने रुपए में इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, और फिर एक डेट हमने डिसाइड करी, इस दिन जाके हम इस चीज का रजिस्ट्री कर लेते हैं और ये सब कुछ फाइनल कर देते हैं। तो ये सेल करने के लिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। पर एक टर्म आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ये क्या होता है कि हम, मेरे और एक पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि देखो आगे जाके एक एग्रीमेंट हुआ है हमारे बीच में कि आगे जाके हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, जहां पर मैं तुम्हें इन फ्यूचर, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पर मैं तुम्हें इन फ्यूचर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करूंगी वाया सेल। सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ठीक है, कि हम लोग एक सेल करने के लिए अभी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो इन फ्यूचर हम लोग जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें ही बेचूंगी, उसके अलावा मैं किसी को नहीं बेचूंगी। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो आई होप मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि डिफरेंस क्या होता है सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के बीच में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट। सो सेक्शन 55 किसके बारे में बात करता है? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर्स एंड सेलर। देखिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जुडिशियल एग्जाम दे रहे हैं तो इतना जरूरी वो नहीं है, बट फिर हम देख लेते हैं। और ये बहुत आसान है क्योंकि हम लोग खुद देखिए, वी ऑल स्टे इन अ होम, है ना, हम रहते हैं अपने घर में, तो हमें पता होता है। अगर आप रेंट पे भी कहीं पे रह रहे हैं, आप अपना घर बेच रहे हैं, किसी से आपने घर खरीदा है, तो कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी देखा ही है कि एक बायर और सेलर की ड्यूटी और लाइबिलिटीज क्या होती है। तो सबसे पहला सेल, देखिए अब यहाँ पर हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक तो सेल होने से पहले के बारे में और एक सेल होने के बाद में। मतलब अगर एक सेलर है तो उसकी दो तरीके की ड्यूटीज होती है, एक तो सेल होने के पहले और एक सेल होने के बाद की। सो क्या है सेलर की ड्यूटी सेल के पहले? तो सपोज मैं एक व्यक्ति हूं और मैं अपना घर किसी को बेचना चाहती हूँ, और उस घर में ना बहुत सारे डिफेक्ट्स है, सपोज कोई गड्ढा है अंदर, या फिर कहीं पे पाइप्स लीकेज होती है, ठीक है, छत से पानी गिरता है। तो अगर कोई मेरा घर देखने के लिए आया है कि वो मेरा घर खरीदना चाहता है, तो मेरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है मेरी कि मैं उसे उन सभी डिफेक्ट्स के बारे में डिस्क्लोज कर दूं, ठीक है। मैं उसे सारे मटेरियल फैक्ट्स जो है वो बताऊं कि देखो मेरे घर में ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर कोई खरीदने आए मेरी प्रॉपर्टी को, तो मैं उसको अपनी सेल डीड दिखाऊं,
ठीक है, कि ये देखो ये प्रॉपर्टी के कागज हैं, मैं इसकी राइटफुल ओनर हूं और मेरे पास राइट है इस प्रॉपर्टी को बेचने का, तो वो भी मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर कोई बायर मुझसे जितने भी सवाल पूछता है ना, रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो मुझे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, वो भी मेरी ड्यूटी है। चौथी बात ये कि उस प्रॉपर्टी का मुझे ध्यान रखना होगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो टाइटल डीड का भी ध्यान रखना मुझे होगा सेल से पहले। उसके बाद पांचवी बात, टू पे ऑल द आउटगोइंग्स, जब तक वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं है ना, तब तक उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी टैक्स है, कोई भी कर्जा है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, मेरी ड्यूटी है कि मैं वो सारे ही आउटगोइंग्स को पे करके जाऊं। जैसे कि सपोज मेरी प्रॉपर्टी है वो अगले साल, मेरी बात हो गई है किसी से, मेरी प्रॉपर्टी है वो अगले साल मैं किसी को बेचने वाली हूँ, तो क्या मैं अभी से ही उसका बिजली का बिल भरना बंद कर दूं कि नहीं, अब जो आगे जाके अगले साल जो कोई व्यक्ति आएगा भर देगा वो एक साल का बिल भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे जाते जाते मेरी ड्यूटी है, एक सेलर की ड्यूटी है कि वो जब तक वो सेल नहीं होती है उसके पहले जितनी भी आउट गोइंग्स होती है ना, वो सारे वो परफॉर्म करके जाए। तो ये तो हो गया एक ड्यूटी बिफोर सेल। बट आफ्टर सेल क्या? अब चलो ठीक है, मैंने अपना घर किसी को बेच दिया, उसके बाद क्या? अरे तो बेचने से थोड़ी हो जाता है, मुझे उसका पोजेशन भी उसको देना पड़ेगा। मैंने किसी को कहा कि तुम मेरा आज से मेरा घर तुम्हारा, उसने भी मुझे पैसे दे दिए, बट वो घर उसका कैसे होगा जब तक मैं उसे कीज नहीं दूंगी, उसका पोजेशन नहीं दूंगी? तो इसीलिए आफ्टर द सेल मेरी ड्यूटी है कि मैं जाके उसे पोजेशन दूं, और मेरी जो भी टाइटल डीड थी ना वो भी उसे मैं दूं कि देखो आज तक तो ये घर मेरे नाम था, बट आज से ये घर तुम्हारे नाम है, तो डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड भी मेरी एक ड्यूटी है। And also to covenant for title, that is that he has right to sell the property। ये सारी चीजें मैं उसे सेलर को बता दूं कि मेरे पास राइट है इस प्रॉपर्टी को बेचने का, देखो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच दी। तो ये तो होगी एक सेलर की ड्यूटी बिफोर एंड आफ्टर सेल। अब हम देख लेते हैं एक सेलर का राइट भी। ठीक है, ड्यूटी तो देख ली कि मेरी ये ड्यूटी थी, बट मेरे राइट्स भी तो है ना, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ लायबिलिटी आल्सो। तो मेरे राइट्स क्या है बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल? तो देखो, जब तक वो घर बिकता नहीं है ना, तब तक अगर सपोज उस घर में कोई किराए पे रह रहा है तो वो पूरा रेंट आएगा मेरे पास। अगर कोई भी सपोज उस घर में मैंगो ट्रीज हैं बहुत सारे, एक पॉन्ड है जिसमें मछलियां हैं बहुत सारी, तो उस मछली को पकड़ने का राइट भी मेरे पास होगा, मछलियों को बेचने का राइट भी मेरे पास होगा। इन शॉर्ट, अगर जब तक सेल नहीं हुई है तब तक उस घर से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है ना, वो सारे बेनिफिट, चाहे वो रेंट कलेक्ट करने का हो, चाहे वो कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंजॉय करने का हो, वो सारे राइट्स मेरे होंगे जब तक वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं है। मैं आई मीन द सेलर है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं एक सेलर हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, जब तक सेल नहीं हुई है तब तक मेरे पास ओनरशिप रहेगी। तीसरी बात कि जब भी मैं कोई सेल करूंगी ना, तो एक सेलर का राइट होता है कि वो उस सेल पे कंडीशंस लगा सकता है। कैसे कंडीशंस लगा सकता है? कि मैं कहूँ किसी को कि देखो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच देती हूँ, बट इस प्रॉपर्टी का अगले 6 महीने तक का जो रेंट है ना, वो मैं ही कलेक्ट करूंगी। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा राइट है। बट वो ये सारी चीजें होती है ना, वो सेल के पहले ही हो जानी चाहिए, ये सारी बातें बाद में नहीं आनी चाहिए। चौथी बात, इन केस अ बायर इज इन पोजेशन बिफोर सेल, ही और शी मस्ट पे इंटरेस्ट ऑफ अनपेड परचेज मनी। अ सेलर इज एंटाइटल्ड टू गेट अनपेड परचेज मनी विथ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं अपना घर किसी को बेचना चाह रही हूँ, मैं एक सेलर हूँ, अपना घर किसी को बेचना चाह रही हूँ, बट मैं जिसको बेचना चाहती हूँ ना, वो अभी मेरे घर में रेंट पे रह रहा है, एज अ टेनेंट वो रह रहा है। ठीक है, सो ऑल्दो उसके पास पोजेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझे जो अनपेड प्राइस मनी परचेज मनी है वो नहीं देगा। भाई पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा ना, और पैसा देना पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, so that is all about the rights of seller। then let us come to the rights of seller after sale। ये तो पहले का था कि सेल होने से पहले मेरी क्या राइट्स थी, अब सेल होने के बाद मेरी क्या राइट्स है? राइट टू अक्वायर lien और चार्ज ऑन प्रॉपर्टी इफ सेल प्राइस रिमेन्स अनपेड। मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, बट अगर वो मुझे वो पैसा नहीं दे रहा है ना, उसने कहा कि हाँ हाँ मैं अभी देता हूँ, कुछ दिनों में देता हूँ, कुछ दिनों में देता हूँ, तो मेरे पास राइट है कि मैं वो प्रॉपर्टी के कागज उसे तब तक ना दूं जब तक वो मुझे पैसे नहीं देता है। दूसरी बात, मैं कैसे भी करके अपने सारे अनपेड मनी को रिकवर करवा सकती हूँ कि भैया मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बेची है तो तुम भी मुझे पैसा दो। ठीक है, तीसरी बात, टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज मनी। सपोज मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और अगले 10 साल तक वो मुझे पैसा ही नहीं दे रहा है, तो क्या मेरा तो लॉस हो रहा है ना, मुझे तो पैसा मिलना था। 10 साल तक तुम नहीं दे रहे, तो क्या सिर्फ अब तुम मुझे 10 साल बाद अगर पैसा दोगे तो तुम क्या सिर्फ मुझे वो प्रिंसिपल अमाउंट दोगे? नहीं, मैं उस पूरे 10 साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे मैं तुमसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती हूँ। तो वो भी एक सेलर का राइट है आफ्टर सेल।
एंड लास्टली राइट टू एक्शनेबल क्लेम एंड ट्रांसफर द सेम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है राइट्स ऑफ सेलर के पास आफ्टर सेल। देन इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि अभी हमने देख लिया सेलर का ड्यूटी और राइट्स क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर सेल। अब हम देख लेते हैं कि एक बायर का ड्यूटी और क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर सेल, और एक बायर का राइट क्या होता है। तो एक बायर के पास अगर सेल नहीं हुई है, तो मैं सपोज कोई अब मैं एक बायर हूँ, मैं किसी का घर खरीदने जा रही हूँ, तो मेरा क्या सेल के पहले मेरे पास क्या ड्यूटी है कि नंबर वन मैं उसे पैसा पे करूं। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, जब तक मैं उसे पेमेंट नहीं करूंगी तो वो मुझे अपना घर क्यों देगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर मुझे उस घर के बारे में कुछ भी बात पता चलती है ना कि जो घर मेरे पास आने वाला है वाया सेल, सपोज करो कि उसके नीचे बहुत सारी कोल माइन है, फिर गोल्ड माइन है, विच मीन्स उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो सकती है 2 गुना 3 गुना 4 गुना। ठीक है, तो मेरी ड्यूटी है, अगर मुझे पता चलता है सेल से पहले कि सो एंड सो बात है इस प्रॉपर्टी के साथ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं वो सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दूं सेलर को। ये तो हो गई बिफोर सेल। आफ्टर सेल मेरी ड्यूटी क्या है कि टू बियर लॉस टू द प्रॉपर्टी इफ एनी, एंड सेकेंडली टू पे आउट गोइंग्स। अब जब प्रॉपर्टी बिक गई है ना, उसके बाद जो भी आउट गोइंग्स है, चाहे गवर्नमेंट का टैक्स हो या रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें मैं पे करूंगी। अब वो मेरी ड्यूटी है। ठीक है, और सपोज उस प्रॉपर्टी में कोई एक वो था, कहीं पे भी कुछ फॉल्ट था जो मुझे ठीक करवाना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ी जाके उसको कहूंगी सेलर को कि नहीं इसका पैसा तुम दो। नहीं, अब सेल हो चुकी है, अब वो मेरी ड्यूटी है कि कोई भी लॉस थी अगर उस प्रॉपर्टी की, तो वो भी मैं ही झेलूंगी। ठीक है, देन हम राइट्स भी देख लेते हैं कि बिफोर सेल क्या राइट्स होती है बायर की। तो इफ सेल डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू सेलर्स डिफॉल्ट, द बायर हैज राइट टू क्लेम ऑल व्हाट ही हैज पेड। अब सपोज करो कि एक सेल होने वाली थी और जो बायर था उसने पैसे भी दे दिए इन एडवांस, उसने 50 लाख रुपए दे दिए, उसने कहा 50 लाख में बाद में दूंगा, बट देन सेलर का कुछ डिफॉल्ट था जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं आ पाई। तो मेरा राइट है कि मैं उससे जितने भी पैसे मैंने उसे दिए हैं ना, वो सारे पैसे मैं वापस लूं। दूसरी बात, जब तक सेल नहीं हुई है तब तक मेरा राइट है कि मैं जाके उस प्रॉपर्टी का पूरा इंस्पेक्शन लूं कि क्या वो प्रॉपर्टी सही तो है, क्या उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और तीसरी बात कि अगर कोई भी मेरे दिमाग में डाउट है, क्वेश्चन है, तो मैं वो सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ उस सेलर को। तो ये हो गई मेरी राइट्स बिफोर द सेल। बट देन बात आती है अबाउट राइट्स ऑफ बायर आफ्टर सेल। सेल होने के बाद एक बायर की क्या राइट है। तो नंबर वन, टू गेट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब चलो, अब सेल वेल हो गई, तो अब मुझे सबसे पहले बात तो पोजेशन दे दो, ओनरशिप दे दो मुझे। ठीक है, दूसरी बात, अगर सॉरी दूसरी बात ये कि सेल हो गई उसके बाद टाइटल डीड भी मुझे दे दो, वो भी मेरा राइट है बायर का। और तीसरी बात ये कि अब जब सेल हो गई ना, तो सपोज एक घर है जो बिक गया, मैंने वो घर किसी को बेच दिया, और उस घर में रह रहे थे एक किराएदार, उनको हाथ नहीं लगाया गया, वो वहां पे एज इट इज रह रहे हैं। ठीक है, तो सेल होने से पहले सेलर जो है वो उस रेंट को कलेक्ट करेगा और एंजॉय करेगा, बट सेल होने के बाद वो टेनेंट किसके बन गए, जो बायर था ना उसके बन गए। तो अब वो जो उसमें टेनेंट्स रह रहे हैं वो रेंट किसको देंगे, वो रेंट देंगे बायर को। वो बायर का राइट बन जाता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर बेनिफिट है निकल के आ रहा है, तो उन सबको एंजॉय करने का राइट सेल के बाद आ जाता है बायर के पास। दैट इज ऑल अबाउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बायर एंड सेलर बिफोर एंड आफ्टर सेल। अब हम आ जाते हैं इस पार्ट के हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 57 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ वही सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 56 बात करता है अबाउट मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। परचेजर कौन हुआ, जिसने खरीदा। सब्सिक्वेंट परचेजर मतलब बाद में खरीदा। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक डॉक्ट्रिन है जो बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि मैं हूँ, मेरी दो प्रॉपर्टीज हैं सी एंड डी। ठीक है, मेरी पास दो प्रॉपर्टीज हैं सी एंड डी। मैं दोनों ही प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज पे रख देती हूँ। मॉर्गेज पे देके मैंने क्या किया, पैसे क्रेडिटर से ले लिए कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, आप एक काम करो ये दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख लो। अब मैं क्या करती हूँ, उसमें से जो एक प्रॉपर्टी है, सपोज डी प्रॉपर्टी जो है ना, उसको मैं किसी को बेच देती हूँ। मतलब मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी, दोनों प्रॉपर्टी को मैंने मॉर्गेज पे रखा, और दोनों में से एक प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया। अब और मेरे पास क्या बची, अब एक प्रॉपर्टी बची। तो हम जब मॉर्गेज होता है तब हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज में होती है तो वो क्रेडिटर मुझे पैसा दे रहा है। अगर मैं क्रेडिटर को पैसा वापस नहीं लौटाऊंगी तो वो क्या कर सकता है, वो मेरा प्रॉपर्टी बेच सकता है ना। तो सपोज इन फ्यूचर कोई ऐसी बात आती है कि जो मॉर्गेजर जिसने मुझे पैसे
जिसने मुझे पैसे दिए थे और मेरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा था अपने पास, ई, यहाँ पर इन द सेंस ई की हम बात कर रहे हैं, तो ई बोलता है कि भैया मुझे तो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी अब। सी और डी मैंने उसे दी थी मॉर्गेज पे, तो वो कह रहा है कि मुझे तो प्रॉपर्टी बेच के ही अपना पैसा वापस मिलेगा क्योंकि तुम तो मुझे पैसा दे नहीं रहे हो। तो फिर अब ई के पास ऑप्शन है कि वो मेरी प्रॉपर्टीज को बेच सकता है, ठीक है। अब मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, सी और डी। डी को मैं ऑलरेडी बेच चुकी हूँ किसी को, तो यहाँ पर जो जिसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है ना, वो हो गया सब्सिक्वेंट परचेजर। उसके पास एक राइट है, उसके पास क्या राइट है कि जब भी ई जाता है ना उसके पास, तो वो कह सकता है कि देखो मेरे पास मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे ये प्रॉपर्टी बेची है उसके पास दो प्रॉपर्टीज थी और दोनों प्रॉपर्टीज उसने तुम्हें मॉर्गेज करी, उसमें से एक प्रॉपर्टी उसने मुझे बेच दी। तो देखो अगर तुम्हें कोई भी वसूली करनी है ना, तो तुम पहले जाकर उस प्रॉपर्टी से करो जो प्रॉपर्टी मुझे नहीं बेची गई है, ठीक है। तुम जाके तुम्हारा कोई भी पैसा अगर ड्यू है तो उस प्रॉपर्टी से लो जो अभी तक किसी को बेची नहीं गई है, और उसके बाद सपोज कोई पैसा बच जाता है, सपोज कि जो प्रॉपर्टी सी है वो 60 लाख की थी, बट मेरा जो मैंने क्रेडिट लिया था वो 80 lakhs का था, ठीक है, और 60 lakhs की वो प्रॉपर्टी थी। तो मॉर्गेजर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और 60 lakhs उसको मिल जाते हैं, बट अभी भी 20 लाख बच गए ना, तो अब वो बाकी के 20 लाख वो प्रॉपर्टी डी से ले सकता है जो कि मैं ऑलरेडी बेच चुकी हूँ। दैट इज ऑल अबाउट मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट बनाना, ठीक है। और वो राइट किसके पास होता है, सब्सिक्वेंट परचेजर के पास। कैसे, मेरी पास दो प्रॉपर्टी थी, मैंने उन दोनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इजीली आपको समझ में आ जाए। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैंने उन दोनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को दे दिया, ठीक है, और उन दोनों प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को मैंने बेच भी दिया। अब जिसको वो मैंने प्रॉपर्टी बेची है ना, वो मॉर्गेजर को कह सकता है कि देखो अगर तुम्हें वसूली करनी है तो पहले तुम उस प्रॉपर्टी से करो जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, फिर उसके बाद सपोज अगर कुछ पैसा बचता है तो वो तुम आके मुझसे मेरी प्रॉपर्टी से ले लेना। तो ये राइट हो जाता है सब्सिक्वेंट परचेजर का, जिसे कहते हैं मार्शलिंग। मतलब वो एक अरेंजमेंट बना रहा है कि देखो मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगाने से पहले तुम दूसरी प्रॉपर्टी को देख लो और उससे अपनी वसूली कर लो। सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर 3, और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स, मिलते हैं अगली क्लास में।